नमस्ते साथियों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, व्याकरण में अपन संधि पढ़ने की श्रृंखला में चल रहे हैं और संधि में अब तक अपन ने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तक पढ़ लिया है। स्वर संधि के इन तीनों भेदों को अपन ने पूरा कर लिया है। आज अपना जो विषय बिंदु है पढ़ने के लिए संधि में, वह है यण संधि। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे संधि के अंतर्गत यण संधि। लेकिन यण संधि में अपन आगे बढ़े उससे पहले अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि अपने को जो संधियों में कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। ये स्वर अपने माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। कुल 11 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ही स्वर माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो अब एक बार इन स्वरों की ये जो 2 पंक्तियां बनी हुई है, इन पंक्तियों के आधार पर अपन संधियों का जो है रिवीजन करेंगे, और जो कन्फ्यूजन होती है संधि के दौरान वो भी इन 2 पंक्तियों को यदि हम ढंग से देखेंगे और समझेंगे तो वो कन्फ्यूजन भी हमारी दूर हो जाएगी। तो जो दीर्घ संधि होती है, पहली संधि स्वर संधि का जो पहला भेद होता है दीर्घ संधि, उसमें क्या होता है, अ या आ का मेल अ या आ से होता है और दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं। ई या ई का मेल ई या ई से होता है, दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाते हैं। ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से होता है और दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाते हैं। ये री का मेल हिंदी में नहीं होता, हालांकि संस्कृत में होता है, लेकिन दीर्घ संधि में इन्हीं का मेल होता है। उसके बाद में यहाँ तो ये तो अपन ने पढ़ा है दीर्घ के बारे में। दूसरा है गुण संधि। दीर्घ के बारे में अपन ने पंक्ति से समझा है। दूसरा समझ रहे अपन गुण संधि के बारे में। गुण के बारे में समझेंगे तो गुण में क्या होता है, ए या आ का मेल ई या ई से होने पर ए हो जाता है, ऊ या ऊ से होने पर ओ हो जाता है, और इसी ए या आ का मेल री से होने पर अर हो जाता है। ये गुण में होता है। बाद में ऊपर की लाइन ए या आ का मेल ऊपर की लाइन में सबसे हो चुका है, फिर नीचे की लाइन में ए या आ का मेल होता है, तब कौन सी संधि आ जाती है, यह वृद्धि। वृद्धि संधि में जब ए या आ का मेल ऊपर सबसे हो चुका, फिर आती है नीचे वाली पंक्ति। तो ए या आ का मेल ए या आई से होने पर दोनों मिलकर के आई बन जाते हैं। किस में बन जाते हैं, वृद्धि संधि में। फिर ए या आ का मेल ओ या औ से होने पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि में होता है। अब क्या हुआ, एक एक बार ऊपर वाली पंक्ति में सबका अपनी अपनी जाति में सुजातीय स्वरों से मेल हो चुका। दूसरा, अ या आ का मेल ऊपर की पंक्ति में सबसे हो चुका, अ या आ का मेल नीचे की पंक्तियों में भी सबसे हो चुका, वृद्धि संधि तक। अब क्या होता है, अब बारी आती है ई या ई, ऊ या ऊ और री की। चलिए, जो संधि इन पर आधारित है वह संधि है अपनी यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, हालांकि मैं इसको अभी दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इनके साथ एक बार देख लो। ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर, यानी कि ये जो 2 शब्द लिखते हैं अपन, शब्द नंबर 1 और एक होता है धन के निशान के उस तरफ, शब्द नंबर 2। शब्द नंबर 1 की यदि अंतिम ध्वनि ई या ई है, शब्द नंबर 1 की अंतिम ध्वनि ई या ई है, और इसके सामने की तरफ शब्द नंबर 2 की प्रथम ध्वनि चाहे कुछ भी हो, यानी ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर, ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, तो फिर एक और खास बात है, अब तीनों संधियों में, यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों में क्या होता था, इस तरफ की अंतिम ध्वनि और इस शब्द की प्रथम ध्वनि, ये दोनों मिलकर के जो है संधि बनाते थे। लेकिन यण और अयादि संधि में क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है वो इस तरफ ही होता है। प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है उसी में परिवर्तन होता है केवल। तो क्या होता है, ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो क्या होता है, ई या ई की जगह ये हो जाता है हलंत से युक्त, यानी कि ऐसा ये जिसमें कोई स्वर शामिल नहीं है, इधर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो इधर की जो स्वर ध्वनि होती है वो इसमें मिलती है बाद में,
तो जो परिवर्तन होता है यण संधि में वो केवल जोड़ के इस तरफ ही होता है। एक ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, उ या उ, अब इसकी बात करते हैं। उ या उ के सामने कोई भी अन्य ध्वनि, मैं यहां लिख देता हूं और थोड़ा सा, उ या उ के सामने अन्य स्वर, उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो यहां परिवर्तन हो जाता है। उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? उ या उ का व बन जाता है, स्वर से मुक्त व, उसमें कोई स्वर नहीं होता, यानी कि हलंत होता है। और अब बात करते हैं इसकी बात मैं यहां लिख देता हूं। री के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो इस री का क्या हो जाता है? रे बन जाता है। समझ में आ गई क्या बात? कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तक तो दोनों तरफ की ध्वनियां मिलकर करके संधि करती थी। यण और अयादि में क्या होता है? जो जोड़ का निशान है उसके इस तरफ का जो स्वर है, यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई या ई, उ या उ और री, इन्हीं में परिवर्तन होता है। सामने की जो ध्वनि होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब शुरू करते हैं अब शुरू करते हैं अपन यण संधि। यण संधि के जो नियम मैंने अब तक आपको समझाए हैं उन्हीं को मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से। पहले हमने जो समझा था वो तुलनात्मक रूप से समझा था, ताकि जो बाकी 3 संधियां अपन ने की है उनमें और यण संधि में कंफ्यूजन नहीं हो और उनका अंतर भी अपन समझ सकें। क्या है? ई या ई के सामने प्लस के उस तरफ कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो क्या होता है? तो इसका ये बन जाता है, चाहे यहां छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों का ये बन जाता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, यानी कि व्यंजन वाला ये बन जाता है, उसमें कोई स्वर युक्त नहीं होता। आगे दूसरी बात है, उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो क्या होता है? तो यहां परिवर्तन हो जाता है, उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां क्या होता है? उ या उ का व बन जाता है। और री के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो यहां परिवर्तन होता है, री में परिवर्तन होता है। तो री क्या बन जाता है? रे, इस प्रकार, जिसमें कोई स्वर नहीं हो। यह यण संधि के नियम हैं। यण संधि अपन ने पढ़ ली, इससे पहले अपने तुलनात्मक रूप से पढ़ी है। यण संधि के 3 ही नियम है। अब अपने को इनका अभ्यास करना है और अभ्यास करके जो अपन ने नियम सीखे हैं उनको पुष्ट करना है और परीक्षा में आ सकने वाले प्रश्नों को अपन देख लेते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है, और सामने क्या है? अन्य स्वर है। तो नियम क्या कहता है? ई या ई के सामने जब कोई अन्य स्वर आ जाए तो परिवर्तन कहां होगा? तो परिवर्तन केवल इस तरफ होगा। पिछली 3 संधियों में तो ये और ये दोनों मिलकर के संधि होती थी, लेकिन यण और अयादि में परिवर्तन केवल जोड़ के इस तरफ ही होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां क्या परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन की बात यह है, इसमें से ये जो ई है ये निकल जाएगी, ये निकल गई, और ये तय इस प्रकार से बच गया, और इस ई का क्या बन गया? ई का बन गया ये, और ये अधिक तो इस प्रकार से रहेगा, इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। यानी कि ई जो है ये में बदल जाती है अगर उसके सामने कोई भी अन्य स्वर आता है तो, और जिस पर वो मात्रा लगी रहती है ई की वह अपने आप ही आधा हो जाता है। आधे का मतलब कि वो व्यंजन बन जाता है, उसमें से स्वर निकल जाता है। तो क्या है, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, अत्य, क्योंकि आधा है, ये भी आधा है, लेकिन जैसे ही ये ए इधर इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये ए मिल गया है। जब ए मिल गया तो ये पूरा हो गया, बचा क्या, दिख, अत्यधिक। समझ में आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार इति आदि, इस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है या अंतिम स्वर कौन सा है, ई। नियम क्या कहता है, ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई भी अन्य स्वर, तो कोई भी अन्य स्वर आ गया, ई या ई में से तो नहीं है, ये तो आ है, तो कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो इस ई का क्या बन जाता है, इस ई का बन जाता है ये, और ये बन गया। मान लो इति ऐसे लिखा हुआ था, अब इसका ये बन गया और ये हो गया हलंत यहाँ पर, और ये बन गया। अब सामने क्या लिखा हुआ है, आदि, क्योंकि इधर तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, इत्ते आदि, इत्ते और आ, ये इत्ते इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आ इसमें मिल जाएगा ये में, तो या हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें मिल गया। अब बचा क्या, दी, इत्यादि। आगे है यदि और अपि, तो यदि में अंतिम ध्वनि किसकी है, ई की, यानी कि छोटी ई, और सामने ए, तो ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर छोटी ई का क्या हो जाता है, ये। तो ये यदि लिखा हुआ था, इसमें से ये बदल गया और इस छोटी ई की बन गया ये, और सामने लिखा है अपि। अब इनको जोड़ना है, यद्य अपि, तो क्या होगा, पहले तो इनको जोड़ते हैं एक बार के लिए, तो यद्य और यहां हो गया है हलंत। अब सामने ए है, जब ए इस ये में जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, यद्य और पी, तो यदि और अपि से जुड़ करके क्या बना, यद्यपि। यहां है अति और आचार, तो ई के सामने कोई अन्य स्वर आने पर ई का क्या बन जाता है, ये, तो ये हो गया अत, ये किससे बन गया, ई से बन गया। सामने क्या है, आचार। अब इनको जोड़ना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अत्ते, ठीक है। अब ये सब जुड़ेगा, तो ये सब जिसमें जुड़ेगा तो ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ते ही ये पूरा हो जाएगा, अत्याचार, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। प्रति एक, तो ई के सामने ए आया, कोई भी अन्य स्वर आ गया, ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर इसका ये बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रत्यय, और सामने एक लिखा हुआ है, इस प्रकार दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्रत्येक। क्यों, क्योंकि इसमें ये ए जुड़ेगा और ये पूर्ण हो जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। आगे शब्द है ऊपरी और उक्त, तो यहां अंतिम ध्वनि क्या है, यहां अंतिम ध्वनि है ई, तो ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है, ई का बन जाता है ये। तो जब इसका ई का ये बन गया तो रे कहां जाएगा, रे चला जाएगा ऊपर। इसको एक बार लिख देते हैं इस प्रकार से, ऊपर ये और सामने क्या है, उक्त, क्या हो जाएगा, उपयुक्त। तो ये जो ऊ है इसकी मात्रा लग जाएगी यहां, एक बार इसको जोड़ के बता देता हूं मैं, और ऊ की मात्रा यहां लग गई, बचा तय, उपयुक्त, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। आगे है अनु और ए, इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ की ध्वनि है। तो नियम क्या कहता है, ऊ या ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो ऊ या ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया
ऊ या ऊ में से तो है नहीं, अन्य स्वर आ गया तो क्या होता है, ऊ या ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर ये व बन जाता है। कैसे बनेगा, अभी तो यह है लेकिन इसका क्या बन गया, इसका बन गया व, और वो जो न था वो स्वर रहित न बनने के कारण इस प्रकार से हो गया अन्व। ठीक है, और अब इसको जोड़ेंगे अय। जब इसमें अय अपन जोड़ेंगे तो ये अ इसमें जुड़ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा अन्व, ये अन्वय। क्या बन जाएगा, अन्वय। अनु और अय मिलकर के जो शब्द बनेगा वो है अन्वय। कैसे बना है, क्योंकि ऊ का वय बन गया और ए का उसमें मेल हो गया और अन्वय शब्द बन गया। यहां क्या ध्वनि है, यहां ध्वनि है ऊ की ध्वनि। नियम कहता है ऊ या ऊ के सामने कोई भी अन्य, तो ये अन्य स्वर आ गया आ, तो क्या होता है ऊ का वह बन जाता है। तो क्या बनेगा, वह बन करके ये इस प्रकार से वह बन जाएगा स्व, और सामने क्या है आगत। इस प्रकार का स्व और आगत, और आ का मेल वह में हो जाएगा, क्या हो जाएगा श्वा, और फिर बचा क्या गत, स्वागत बन जाएगा दोनों के मेल से। अनु और ऐषण, ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया तो ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर ए आ गया तो ऊ का क्या हो जाएगा व। कैसे होगा, अन्व, अन्व हो गया। सामने क्या है ऐषणा, तो ऐषणा का ए इसमें मिल जाएगा, सॉरी ऐषण, तो अन्वेषण। क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अनु और ऐषण मिलकर के अन्वेषण बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नी और ऊन, तो ई के सामने कोई अन्य स्वर है क्या, है, तो ई का क्या हो जाएगा ये। तो जब ई का ये हो जाएगा तो इस प्रकार से ये नी इस प्रकार से बन जाएगा ने, क्योंकि ये किससे बन गया, ये ई से बन गया ये। और ये कैसे बनता है, हलंत युक्त है, यानी कि उसमें कोई स्वर नहीं होता है। सामने क्या जुड़ेगा, ऊन, यानी कि इस ये में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी जब ये ऊन इसमें जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, ने ऊ न, न्यून। क्या बन जाएगा, न्यून। थोड़ा ठीक से लिख देता हूं ताकि दिख जाए ढंग से, न्यून। इसी प्रकार आगे है वी और अर्थ। यहां अंतिम ध्वनि क्या है, ई की ध्वनि। ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ई का क्या हो जाता है ये, तो क्या हो गया वे, क्योंकि ई का ये हो गया और वे आधा रह गया। इस प्रकार दोनों आधे रह गए, यानी कि दोनों में कोई भी स्वर नहीं है। अब आगे क्या बचा है, अर्थ। जब अर्थ को इससे जोड़ा जाएगा तो ए ये में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा वे। इस प्रकार से बचा क्या अर्थ है, व्यर्थ। समझ में आ रही है, ठीक है। आगे है अधि और आदेश। तो अधि में अंतिम ध्वनि क्या है, ई। ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ई का क्या हो जाता है ये, अद्य। ठीक है, क्योंकि ये ध जो है ये स्वर से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ई का तो ये बन गया तो इसमें कोई स्वर बचा नहीं, तो ध भी स्वर से मुक्त है और ये भी स्वर से मुक्त होता है, ये भी हलंत होता है इसमें। आगे क्या है, आदेश। जब आदेश और अद्य को जोड़ा जाएगा तो आ का मेल किस में हो जाएगा, ये में। कैसे बनेगा, अध्या बचा क्या देश। तो इस प्रकार अधि और आदेश मिलकर के अध्यादेश शब्द बनता है। आगे है अभी और अर्थी। तो अभी में क्या है, बड़ी ई। तो बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, लेकिन ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो दोनों ई का क्या बनता है
ये बन जाता है। तो अभी में जब इस बड़ी का ये बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभ्य। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अभ्य, आगे क्या है, अर्थी। तो जब अभ्य में अपन अर्थी को जोड़ेंगे तो ए का मेल ये में हो जाएगा। कैसे होगा, अभ्य, क्योंकि वो ए ये में मिल गया, बचा क्या, अर्थी। तो अभी और अर्थी मिलकर के क्या बन गया, अभ्यर्थी। आगे है आदि और अंत। तो आदि में अंतिम ध्वनि क्या है, ई की ध्वनि है। तो ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर, तो ये कोई भी अन्य स्वर आ गया। ठीक है, ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ई का क्या बन जाता है, ये। आद्य, क्या बन गया, आद्य। मैं आपको पहले तो ये समझा देता हूं, क्योंकि जो ये जो विद्यालय में जो दे लिखते हैं अपन, कैसे बनता है, ये दे और ये इनसे मिलकर के बनता है। तो ये जो चीज़ है ना वो दे और ये है, समझ में आ रही है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई लोग इसको ध पढ़ लेते हैं, विद्यालय जैसे अपन पढ़ते हैं ना विद्यालय, तो वो ध पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आद्य। और अब आगे क्या है, अंत। ए का जो दे में मिलान होगा तो क्या होगा, आद्य बन गया, बचा क्या, अंत, आद्यंत। आदि और अंत मिलकर के क्या बन गया, आदि और अंत, आद्यंत शब्द बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति और अय, इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ई। ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ये बन जाता है। तो ये क्या है, ई। ई के सामने अन्य स्वर आ गया तो इस ई का क्या हो जाएगा, ये, प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि ई का ये बन गया और ते आधा है ही। अब क्या है आगे, अय। ए का ये में मेल हो जाएगा, ये हो गया ये में मेल, क्योंकि अब इसका हलंत हट गया, बचा क्या, ये। तो प्रति और अय मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्रत्यय। प्रति और उत्तर ऐसा ही है, प्रत्यय और उत्तर। थोड़ा सही लिख देता हूं, प्रत्यय और उत्तर। तो इसमें हलंत है, उ इसमें मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रत्यु। बचा क्या, तर, प्रत्युत्तर। प्रति और उत्तर मिलकर के क्या बन जाता है, प्रत्युत्तर। प्रति और अक्ष मिलकर के क्या बनेगा, तो ई या ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ई का ये, प्रत्यय। और सामने क्या है, अक्ष। ये में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये में ए मिल गया। अब बचा क्या, क्षय, प्रत्यक्ष। प्रति और अक्ष मिलकर के क्या बन गया, प्रत्यक्ष। आगे है प्रति और उपकार। तो प्रति का क्या होगा, प्रति का हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि ये के ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया तो ई का ये हो गया, तयादा रह गया। प्रत्यय और उपकार कैसे जुड़ेगा, प्रत्यु क्यों हो गया, क्योंकि उ की मात्रा जुड़ गई। बचा क्या, पकार। तो क्या बन गया, प्रत्युपकार। ठीक है, एक बार यदि इनको उतारना तो उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में थोड़ा सा, क्योंकि इसको ऊपर खिसकाएंगे फिर ये अपनी जगह से थोड़ा हिल जाएंगे, इसके लिए इनको मिटा देता हूं मैं। मधु और आचार्य, उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आए तो यहाँ क्या ध्वनि है, उ। और कोई भी अन्य स्वर है, उ या उ में से तो है नहीं, तो अन्य स्वर है, आ गया अन्य स्वर। ठीक है, तो उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या होता है,
तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह। जब इस ऊ का ऐसा वह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मध्व, ये हो जाएगा। आगे क्या है, आचार्य, आचार्य। जब इस मधु में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मध्वा, क्योंकि ये मधु में आ जुड़ गया, बचा क्या, चार्य। इस प्रकार मधु और आचार्य से मिलकर के कौन सा शब्द बन गया, मध्वाचार्य। मनु और अंतर, यहां कौन सी ध्वनि है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ। नियम क्या कहता है, ऊ या ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर, यानी कि अन्य स्वर आ गया तो कोई भी अन्य स्वर आता है तो ऊ का क्या बन जाता है, वह, ये बनता है। अब जब इस ऊ का वह बन गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनव हो जाएगा। आगे क्या है, अंतर, अंतर। जब मनु के साथ अंतर को जोड़ा जाएगा तो इस वह में ए मिल जाएगा, क्या होगा, मनव। इस प्रकार बचा क्या, अंतर, मनवंतर। तो मनु और अंतर मिलकर के मनवंतर शब्द बन गया। चलिए आगे करते हैं, सु और अल्प। तो सु की अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ। ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर यानी कि ए आ गया तो ऊ का क्या बन गया, वह। जब ऊ का इस प्रकार से वह बन गया तो क्या बन गया, स्व। आगे क्या है, अल्प। दोनों का मेल होगा तो ए वह में मिल जाएगा और इस प्रकार स्वल्प शब्द, स्वल्प शब्द बन जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, वधु और आगमन। वधु में अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ की ध्वनि है। ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया और अन्य स्वर आने पर ऊ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है। जब ऊ का इस प्रकार से वह बन जाएगा तो फिर कैसे बनेगा, वध्व। वधु का क्या हो जाएगा, वध्व हो जाएगा। सामने क्या है, आगमन। सामने है आगमन। वध्व और आगमन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वध्वागमन। वध्वागमन। इस प्रकार से शब्द का निर्माण हो जाएगा संधि होकर के। पितृ अनुमति, दो शब्द हैं, पितृ और अनुमति। तो यहां अंतिम ध्वनि क्या है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, इनको सीख लेना बड़ा जरूरी है। यह अंतिम ध्वनि क्या है, री की ध्वनि। और री की ध्वनि के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आ जाता है तो क्या होता है, री का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। इसमें से ये री निकाल करके रे बन जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, पित्र। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, अनुमति। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये एक इस तरह में जुड़ जाएगा। कैसे होगा, पित्र अनुमति, क्योंकि इस तरह में ए जुड़ गया है और ये जो हलंत था यहाँ पर वो हलंत हट गया क्योंकि उसमें ए जुड़ गया, पित्र अनुमति। और इसमें गलती क्या होती है वो मैं बताता हूँ। पितृ और अनुमति देकर के पित्रानुमति शब्द का पित्रानुमति शब्द ऑप्शन में आता है और अधिकांश अभ्यर्थी पित्रानुमति शब्द को कर देते हैं और फिर गलती हो जाती है। पितृ और आदेश, देखना दोनों में क्या अंतर है। पितृ और आदेश, री अंतिम ध्वनि क्या है, री, और सामने क्या है, कोई भी अन्य स्वर। जब री के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो री का क्या बन जाता है, री का बन जाता है रे। जब इस री का रे बन गया तो पितृ को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि तय और नीचे रे लगा दिया अपन ने और ये हलंत लग गया क्योंकि दोनों में ही स्वर नहीं है, पित्र। और आगे क्या है, आदेश। तो ये आ जो है ये आ इस त्रय में मिल जाएगा और त्रय का क्या हो जाएगा, त्रा। इस प्रकार से
पित्रादेश, क्या बनेगा? पित्रादेश। इसको पितृदेश नहीं कह सकते, जैसा कि इसमें पितृनुमति की है। तो जो कंफ्यूजन है इन दोनों शब्दों की वजह से होती है। उसमें अपन पित्रानुमति कर देते हैं ऑप्शन में, और इसमें पितृदेश कर देते हैं, क्योंकि उसकी तरह अपन ने ऐसा पढ़ रखा है तो कंफ्यूजन हो जाती है। एक बार इन दोनों को ढंग से देख लें। लगभग लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मातृ, अंतिम ध्वनि क्या है? री। री के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो री का क्या हो जाता है? री का हो जाता है रे। तो जब रे, री का रे बन गया तो कैसे लिखेंगे अपन? मात्र। ठीक है, नीचे होगा हलंत। और आगे क्या लिखा हुआ है? आनंद। आनंद। आ का त्र में मिलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मात्रा, और शब्द बन जाएगा मात्रानंद। शब्द बन जाएगा मात्रानंद। ठीक है, विच्छेद करने में भी इतनी बड़ी समस्या आती है इनको, पर क्योंकि ये पितृ पितृ मात्रा इस प्रकार का जो शब्द दिखाई देता है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द पितृ है, इसमें मूल शब्द मातृ है, और इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें अनुमति मूल शब्द है, इसमें आदेश मूल शब्द है, और इसमें आनंद मूल शब्द है, क्योंकि यहाँ आनंद और मात्र तो किसका बना है? मातृ का मात्र बना है। इस प्रकार से देख लें, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है देवी और आगमन। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि है ई की, और ई के सामने कोई भी अन्य शब्द आए तो ई का क्या बन जाता है? ई का बन जाता है ये। अब जब ई का ये बन गया तो कैसे लिखा जाएगा? दिव्य। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगमन। इसका इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिव्या। बचा क्या? गमन। शब्द कैसे बना? दिव्यागमन, देवी का आगमन, देवी का आना। दिव्यागमन का मतलब है देवी का आना। अनु और इति, अंतिम ध्वनि क्या है? ऊ की ध्वनि। जब ऊ के सामने कोई अन्य स्वर आ गया, जैसे कि ई आ गया, तो ऊ के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ऊ का क्या हो जाता है? ऊ का हो जाता है वह। जब ऊ का वह हो गया तो कैसे लिखेंगे इसको? अन्वय। ठीक है, सामने क्या है? इति। इसका भी बताऊंगा कि ऑप्शन में क्या गलती करते हैं। अब कैसा बनेगा इसका? ये छोटी की मात्रा इस वह पर लग जाएगी। कैसे लगेगी? अन्विति। कैसे बनेगा? अन्विति। ये छोटी की मात्रा लग गई, और बचा क्या था? जब छोटी की मात्रा उसमें लग जाएगी तो ये ती बचता ही है, ती पीछे लिख दिया अपन ने, अन्विति। लेकिन गलती क्या करते हैं? जब ऑप्शन में देता तो वो क्या करता है? इस प्रकार लिखता है एक अन्विति शब्द को, और अपन ये नहीं देखते कि यहाँ छोटी ई है तो मात्रा भी छोटी ई की लगेगी। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसको भी अपन कई विद्यार्थी जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक अलग तरह का दबाव काम करता है, तब क्या करते हैं अपन ये नहीं देख पाते हैं कि छोटी ई है तो मात्रा भी छोटी ई की आएगी, हम बड़ी का ऑप्शन भी करके आ जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग कर देते हैं ऐसी गलती। ऐसा नहीं कि भाई जो साधारण अभ्यर्थी है वही करता है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे क्या है? अति और उत्तम। ई के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर ई का क्या हो जाएगा? ये। जब ई का ये हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? अति को अत्य, और सामने क्या है? उत्तम। उत्तम का उ इसमें मिल जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा? अत्युत्तम। अति और उत्तम मिलकर के अत्युत्तम शब्द बन जाएगा। आगे है मधु और आलय। तो यहां कौन सी ध्वनि है? मधु में अंतिम ध्वनि कौन सी है? मधु में अंतिम ध्वनि है उ। उ के सामने कोई अन्य स्वर आया है? आया है आ, तो उ का क्या बन जाएगा? वह। उ बन जाएगा वह, फिर क्या हो जाएगा? मधु का हो जाएगा मध्व, और सामने है आलय, और दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? मधुवालय। मधुवालय का मतलब होता है खराब घर। आगे है
वी के सामने कोई अन्य स्वर आया है क्या? आया है आ। तो वी के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर वी का क्या हो जाता है? वी का हो जाता है ये। तो कैसे लिखा जाएगा? वे। आगे क्या लिखा हुआ है? आकुल। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? व्याकुल। चलिए अब शुरू करते हैं आगे विच्छेद का अभ्यास। अब तक तो अपन ने किया है संधि करने का अभ्यास, अब करेंगे इन्हीं शब्दों से विच्छेद का अभ्यास। आगे है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन से दो शब्दों से संधि होकर के बना है? ध्यान रखने वाली बात है। अधि और अक्ष। क्या देगा ऑप्शन में? ये अधि जरूर देता है ऑप्शन में, और यहां गलती अपन से होती है। विच्छेद की सीधी एक ही बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, शब्दों को यदि अपने को शुद्ध रूप से लिखना आता है, मात्राओं का हमें मालूम है कौन सी मात्रा लगती है, तो फिर विच्छेद हमसे गलत नहीं होगा। अध्ययन में क्या होगा? अधि और अयन दोनों मिलकर के, क्योंकि यहां पर ई है उसका ये हो गया था, अध्यय हो गया, और ए का उसमें मेल हो गया, इस प्रकार अध्ययन बन गया था। अध्यापक का विच्छेद क्या होगा? अधि आपक, अध्यापक। पर्यावरण का क्या विच्छेद होगा? परि आवरण। पर्यवेक्षक, अवेक्षक। वेक्षक नहीं होगा, ध्यान रख लेना इस बात का। डायरेक्ट अपन क्या कर देते हैं? परि और वेक्षक कर देते हैं, परि और अवेक्षक होगा। ठीक है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन। पर्यटन का क्या होगा विच्छेद? परि और अटन। अत्यंत में क्या है? अति और अंत। इस अंत को अपन जैसा उसमें लिख रखा है शब्द में, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अत्यल्प में क्या होता है? अति और अल्प। जिन शब्दों को मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, एक बार इन सब की वापस संधि कर लेना, आपको विच्छेद करना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अपन ने संधि तो 30 शब्दों का अभ्यास कर ही लिया है, अब विच्छेद में लिखवा रहा हूँ, इन शब्दों का एक बार वापस संधि करके देख लेना, बस ठीक है। अत्यावश्यक, अति आवश्यक। क्या ध्यान रखना है विच्छेद में? जहां भी कोई आधा वर्ण आए और उसके बाद में ये, व और रे आ जाए, वहां यण संधि है। आधा वर्ण, ये आधा है, ये आ गया, 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 ये आधा है, ये आ गया। जहां भी आधे वर्ण के बाद में ये, व और रे में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो वहां पर यण संधि होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अत्युक्ति। अति और उक्ति। अभ्यास, अभी और आस। अभ्यास इनसे बना है। अभ्यागत, अभी और आगत, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इन दो शब्दों में संधि हुई है पहले। अभ्युदय क्या है? ठीक है, अभी। अब आगे आप सोचो कुछ सेकंड के लिए, मैं तो लिख ही दूंगा। अभी
उदय। यहाँ क्या है? अभ्यंतर। अभी और अंतर ये शब्द मिलकर के बने थे। इन शब्दों में संधि होने के बाद अभ्यंतर शब्द बना था। व्याकरण, वी और आकरण, व्याकरण बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति, कौन कौन से दो शब्द थे? वी और उत्पत्ति। संधि होने पर व्युत्पत्ति शब्द बना और इससे अब विच्छेद हो गया है। आगे क्या है? व्यवहार का विच्छेद क्या? वी अवहार। व्यवहार का विच्छेद क्या है? वी अवहार। व्यग्र का विच्छेद क्या है? वी अग्र। ठीक है, व्यास, वी और आस, क्योंकि यहां आ की मात्रा है तो आस ही होगा। प्रत्यंग में प्रति और अंग, इन दोनों में संधि होने से प्रत्यंग। प्रत्यर्पण, प्रति और अर्पण, इन दोनों में संधि होने से प्रत्यर्पण शब्द बना। प्रत्याशा, प्रति और आशा, दोनों में संधि होने से प्रत्याशा। ऐसा ही प्रत्याघात, प्रति और आघात, इसमें गलती करते हैं। सबसे अच्छा है, ये कंफ्यूज करता है। सु और अच्छ, सु और अच्छ मिलकर के क्या होता है? स्वच्छ। इसको एक बार अपन संधि करके भी देख लेते हैं कैसा सु और अच्छ से स्वच्छ शब्द बना था। उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर तो आया अन्य स्वर। उ या उ के सामने कोई भी अन्य स्वर आने पर उ का क्या हो जाता है? उ का हो जाता है वह। तो जब उ का वह हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे? स्व। और अच्छ सामने लिखा हुआ ये, तो ये अच्छ का ए इसमें मिला जाएगा और क्या हो जाएगा? स्वच्छ। आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्वरी। तो मध्वरी का विच्छेद क्या है? मधु और अरि। इससे आगे है अन्वित, अनु और इत। इसमें गलती क्या कर सकते हैं अपन? ये वाला ऑप्शन आ जाए कहीं, अनु और ईत, इसको भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है इस मात्रा का। यहां जो मात्रा होगी विच्छेद में वही शब्द अपन काम में लेंगे। अनु इत, ईत नहीं होगा। अब वो शब्द आ गए हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मात्राज्ञा बहुत कठिन शब्दों की श्रेणी में आता है, लेकिन अपने को इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो मातृ है, दूसरा आज्ञा है। मातृ और आज्ञा, ये दोनों से संधि हुआ था। पितृच्छा क्या है? पितृ और इच्छा। अगर इच्छा शब्द हमको शुद्ध रूप से नहीं लिखना आता तो अपन गलती करेंगे, और ये जिस ऑप्शन में होगा उसको भी अपन सही कर सकते हैं। इसलिए अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि इच्छा कैसे लिखा जाता है। आगे शब्द है न्याय। न्याय शब्द का विच्छेद होगा नि
आय, न्याय। आगे शब्द है न्यस्त, नि अस्त। इस प्रकार से इन शब्दों का विच्छेद भी अपन ने करके देख लिया है, और जिन शब्दों का विच्छेद अपन ने करके देखा है उनकी एक बार आप संधि जरूर करके देखें। किसी शब्द में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी इनकी एक बार आप संधि जरूर करके देखें। अगर आप इनकी संधि करके देख लेंगे तो आपका ये जो यण संधि का प्रकरण है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और अपनी व्याकरण की श्रृंखला इस प्रकार से चलती रहेगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।